और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात होगी। पीएम मोदी स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होना संभव है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्सा में हैं, पोलैंड में हैं। वहां पर आज उनके कई कार्यक्रम हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात है। इसके बाद रात लगभग 9 बजे वो ट्रेन से यूक्रेन के लिए, कीव के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं। इसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे। आज पोलैंड की राजधानी वार्सा में उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यहाँ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत पोलैंड के रिश्तों को लेकर लंबी चर्चा हुई। मिली जानकारी के मुताबिक शाम को राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के बाद मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। इससे पहले बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे मोदी पोलैंड पहुंचे थे। यहां भारतीय समुदाय ने होटल में उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जामनगर के जम साहेब महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने रात करीब 11 बजे भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है। कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे। पहले की सरकारों की नीति रहती थी कि दूरी बनाए रखो। हमारी सरकार की नीति यह है कि हम सभी देशों से करीबी रिश्ते बनाए रखें। इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही हमारे साथ हैं। संजीत जी, कितना अहम दौरा है ये और क्या क्या एजेंडा है इस दौरे का दोनों ही देशों में, पोलैंड और यूक्रेन, प्रधानमंत्री का? देखिए, ये बहुत अहम जो है दौरा है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 45 साल बाद कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है पोलैंड गया है और अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उनको नया करने के लिए है, क्योंकि 70-75 साल हो चुके हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ पोलैंड के। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो अब जो फोकस है ज़्यादातर, वो पहले क्या होता था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर फोकस होता था, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके यूरोपियन नेशंस का हिस्सा नहीं है फिर भी यूके। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ महीनों से हमारा फोकस जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है उनके ऊपर हो गया। उसकी 2 वजह है। सबसे पहले तो ये है कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ट्रेड का और बाकी एनर्जी का और इवन मिलिट्री सप्लाईज का, डिफेंस का जो है तालमेल इन देशों के साथ होना भारत के हित में है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड गए हैं, पहले तो अपना डिप्लोमेटिक जो हमारा उनके साथ इतने सालों का पुराना रिश्ता है उसको मजबूत करने गए हैं। दूसरी वजह यह है कि यूक्रेन में पिछले 2.5 साल से लड़ाई चल रही है, वो भी एक वजह है। और तीसरी वजह है क्योंकि ये मोदी जी का हमेशा ये प्रायोरिटी रहती है कि वो उनके लिए उनका देश सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो देश के हित में बातें हैं वो बातें लेके वो किसी भी कंट्री में जाते हैं। एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की एक नीति होती थी कि दूरी बनाए रखो, जबकि हमारी सरकार की ये नीति है कि हम संबंध बनाएं, करीब आए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक बयान था? निश्चित से राजनेता यदि राजनीतिक बयान नहीं देंगे तो हम और आप तो नहीं देते हैं। नहीं, विदेश में जाके निश्चित रूप से हाँ, देश में, लेकिन उनको कल भी देखिए, कहीं भी हम जाते हैं तो हम कहते ना, अरे हम आपके यहाँ जरूर, मतलब जिसलिए आए हैं बहुत विशेष, पहले चाहे ध्यान न दिया हो। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि ये विदेश उस रूप में नहीं, नीति के रूप में ये सही है कि पहले की गति आपको ध्यान ही होगा। पहले क्या होता था कि ज्यादा, यदि मनमोहन सिंह सरकार में खास करके, कि मैं उस समय भी पोलैंड भी जा चुका हूं, इसलिए कह सकता हूं आपसे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चूंकि रूस से भी अच्छे संबंध थे, और उसके बाद में वैसे प्रतिभा पाटिल भी गई है, लेकिन शंकर दयाल शर्मा के समय 91 में, जिस समय पोलैंड ने सबसे पहले
यूक्रेन साहब मैंने कहा कि बाद में हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गए, लेकिन एक ध्यान रख करके कि भाई अमेरिका जरूर वो रहे, खुश रहे और रूस खुश रहे, उस चक्कर में जितनी प्रायोरिटी कुछ देशों को, जो अफ्रीकन देश हैं या सेंट्रल यूरोप के देश हैं, जैसे अभी कर्नल सिरोही कह रहे थे, तो उस दृष्टि से, और बहरहाल मतलब मुझे लगता है ये एक राजनीतिक बात तो है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यही है इस समय दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि रूस के साथ संबंध के बाद जिस तरह से यूक्रेन की प्रतिक्रिया आई थी वो निश्चित रूप से थोड़ा सा तकलीफ देने वाली थी, क्योंकि यूक्रेन की जो संभव सहायता भारत कर रहा था, लेकिन उसको लगा आप गले क्यों मिले, आपने ऐसा क्यों किया वैसा, वो एक्चुअली उनको अपने संतुष्ट अपने लोगों को भी करना था। इस दृष्टि से उनका निमंत्रण था बहुत पुराना, वहां तो कभी कोई यूक्रेन तो भारत का कोई प्रधानमंत्री राजपथ नहीं गया जी। इसी स्थिति में। पोलैंड के साथ तो हमारे ये भी वैसे 70वीं वर्षगांठ है, मैंने वर्ष ये चल रहा है, उसको भी एक तरह से सेलिब्रेशन, उनका निमंत्रण रहा। ये याद दिलाना कि नहीं, कुछ पुराने रिश्तों में जैसे आज बनाया जब कम्युनिस्ट राज था, अब कम्युनिस्टों के बहुत खिलाफ है पोलैंड, क्योंकि कम्युनिस्टों ने, मैंने सोवियत संघ ने काफी 20-25 वर्षों ऊपर राज किया, जुल्म किए, जर्मनी ने कुछ जुल्म किए, तो उनको भारत एक ऐसा मित्र देश है जिससे उस राज में भी यदि हुआ उसको कैसे डिफेंस में आगे साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत पोलैंड की भी, भारत की जरूरत उनको भी है। हमें क्या है कि हमें ऐसे इक्विपमेंट बने, उनका कुछ यदि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, चूंकि रशिया ने उनका इंपोर्ट बंद कर दिया है, हम उनका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी तरह यूक्रेन में एक बड़ा सब्जा भारत ने किया हुआ था। मैं उस पर नहीं जाता, शांति वार्ता में क्या होगा उस पर नहीं, मैं खाली 2 लाइन ही बताऊंगा कि देखिए वहां के जिस तरह से भारत के साथ एक सौदा था जिसमें विमानों के लिए कुछ और, उसके लिए टरबाइन बनाने के लिए, वो बीच में रुक गया क्योंकि वहां पर हमला रूस ने कर दिया, वो नष्ट हो, एक तरह से काफी कुछ उनका जो जहां पर बनता है वो नष्ट हुआ। ऐसी स्थिति में भारत ये चाहता है कि वो वहां कंपनी आ जाए। जी हिमांशु जी, ये जो बयान था जिसका आलोक जी भी जिक्र कर रहे थे, मैंने भी कहा, क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, विपक्ष है, वो ये बात कह देगा कि साहब पड़ोसियों के साथ तो रिश्ते सही हुए नहीं? अभी जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तब खाली पड़ोसी ही क्यों, पहली बात तो ये आती है। और जहां तक बात है कि देखिए मोदी जी ने जो कहा ना वो बहुत स्पेसिफिक कहा है। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में ही दुनिया भर में जहां जहां भारतीय डायस्पोरा है, अभी पोलैंड में ज्यादा नहीं है, खाली 20,000 लोग हैं, उसके मुकाबले हम देखेंगे यूएसए में बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा है, मगर वो 20,000 के पास जाते हैं तब भी मिलते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था हम भारतीय डायस्पोरा को दुनिया के कोई भी भाग में, कोई भी जब भाग में निग्लेक्टेड फील नहीं कर, प्रायोरिटी है भारत फर्स्ट, और जहां जहां भारतीय बसते हैं वहां वहां भारत की प्रायोरिटी है। इसको इस हिसाब से देखना चाहिए, कुछ संकुचित पक्ष विपक्ष और राजकीय परिक्षेप से इसे देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, जैसे आलोक जी ने बताया, शर्मा जी ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास हमारी सेना में जो हमारे उनके टरबाइन और इंजन सब, आपको ताज्जुब होगा जी। और ये युद्ध की वजह से काफी चीजें बिगड़ गई। तो भारत वहां यूक्रेन में जाएगा, एक तो ऑप्टिक्स की बात है जैसे मैंने कल भी बताया था, और दूसरी बात यह है कि भारत फर्स्ट की नीति अपना रही है। कितने लोगों को यह पता है कि सोवियत यूनियन से जब 15 देश अलग हुए तब उस वक्त परमाणु महासत्ता थी, पहला था यूएसए, दूसरा था सोवियत यूनियन जो हो गया एक रशिया, और तीसरा था यूक्रेन। ठीक है, वो पश्चिमी राष्ट्रों के कहने पर संजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी, पोलैंड का जो दौरा है बेशक इस मायने में काफ़ी अहम है कि 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। वहाँ पर जो भारत के लोग रहते हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनसे वो मुखातिब हुए, लेकिन नज़रें दरअसल हैं यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री के, कि वो आज रात को ट्रेन से जा रहे हैं और कल उनकी मुलाकात होनी है ज़ेलेंस्की से।
यहाँ पर क्या बात होगी, क्योंकि युद्धग्रस्त इलाका पूरा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये दौरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल भारत का हो सकता है, क्या टेक प्रधानमंत्री ले सकते हैं इस दौरे में? देखिए इकबाल जी, ये पूरी दुनिया की नज़रें, आप ही नहीं हम सब जो है पूरी दुनिया की नज़रें मोदी जी के यूक्रेन के दौरे पर है। और उसकी वजह ये है कि पिछले ही महीने मोदी जी रशिया होके आए हैं और अब यूक्रेन गए और दोनों ही देश जो है आपस में लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जब वहां पे जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे ज्यादातर जो उनके जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय जेलेंस्की उनको देंगे और उनसे बातचीत करेंगे, वो मुझे लगता है वो युद्ध के बारे में होगा। बाकी चीजें सेकेंडरी होगी, प्राइमरी चीज उनकी यही होगी। और जेलेंस्की साहब का ये होगा कि आप इसको, क्योंकि आप रशिया के भी अच्छे दोस्त हैं, आप यहाँ पे भी आए हैं, तो इसका कोई ना कोई हल निकालो। और आप अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन में यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ड्रोन के साथ, वो प्रेशर बना के रख रहा है। कर्स्क में उसकी सेना ऑलरेडी अंदर घुस चुकी है। तो वो मोदी जी से ये बोलेंगे कि अब जो है समय आ गया है वार्तालाप करने का, शांति की वार्तालाप करने का। रशिया को बोलो कि जो एरिया उन्होंने हमारा कब्जा किया हुआ है वो छोड़ दे, और हम जो कर्स्क के एरिया में 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये हमारी सेना है, क्योंकि अब उनके पास बार्गेनिंग के लिए कुछ है, लेने देने के लिए अब तक उनके पास कुछ लेने देने के लिए नहीं था। तो ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। और जो है मोदी जी भी कोशिश करेंगे। मोदी जी ने रशिया में भी पुतिन को कहा था कि ये दौर लड़ाई का नहीं है, जब बच्चों को सिविलियंस को मरता हुआ देखते तो बड़ा अफसोस होता है, वही चीज वहां पे जाके बोलेंगे। अब देखना ये है कि उनका जो है बोलने का या उनका जो वो वहां पे बताएंगे उसका असर कितना होता है, ये आने वाले वक्त पे बताएगा। लेकिन जैसा कि जैसे जैसे मोदी जी की वहां पे विजिट क्लोज हो रही है, वैसे ही वैसे यूक्रेन जो है जी। ज्यादा ऑफेंसिव होता जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो है अगर रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि अब जो है समय है शांति की बात करने का। तो मुझे लगता है जो मेन फोकस रहेगा जेलेंस्की का मोदी जी से बात करने का, और मोदी जी का भी उनसे बात करने का, वो लड़ाई को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का रहेगा। और वो कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताए। लेकिन अब मसला ये है कि आलोक जी, कितना असर इसका पड़ेगा उनके इस दौरे का, उनकी बात का, अगर युद्ध की, जैसा कि उन्होंने जाने से पहले भी ये बात कही थी कि ये जो दौर है, ये जो युग है, वो युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये तमाम लोग लगे हुए हैं, नाटो का सवाल है, और इसी सवाल पर ये युद्ध शुरू हुआ था। वहाँ पर बिल्कुल आपने प्रधानमंत्री की जो कोशिश है शांति की, वो कहां तक काम करेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शांति के प्रयास हो सकते हैं। हम अपने संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयास करें और विश्व शांति के लिए प्रयास करें, क्योंकि इसका एक, यदि जो इससे सब सहमत होंगे और जिसमें अमेरिका और यूरोप खास करके बनेगा, क्योंकि सबकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा करते महंगाई है। लेकिन आप ये अंदाज लगाइए, यदि तेल आना बंद हो जाता, रूस से हम नहीं ले रहे होते, तो हो सकता लीटर में आपको पेट्रोल हमें मिल रहा होता जी। और यहाँ तक कि पोलैंड में 90%, आप ये देखिएगा, दिलचस्प बात है, इतनी लड़ाई है, वो सब कुछ अमेरिका के साथ है, वो 90% वहां के रूस के तेल पर निर्भर है। तो इसलिए सबकी जो आपने कहा ना, मजबूरी के आधार पर यदि संबंध होते, क्रेडिट कोई ले ले, देखिए ये नहीं। और इसीलिए अभी भी साफ साफ नहीं कह रहे कि हम कोई मध्यस्थता कर रहे हैं। देखिए, कई बार अमेरिका जरूर हमेशा मध्यस्थता कर रहा हूँ, अमेरिका इजराइल के लिए मैं कहूंगा, उसको भी मैं मना लूंगा, हमास को, जबकि सारे हथियार तो अमेरिका ही देता है, चाहे यूक्रेन को दे या उनको दे। और ऐसी स्थिति में भारत ये नहीं कह रहा है कि हथियार देके मुझसे कर लो, वो कहता है कि हाँ, आपके आर्थिक उसके लिए यदि मेरा भी सहयोग रहेगा और हमारा नुकसान हो रहा है, आपका हो रहा है, हम भी आपकी फैक्ट्री को कैसे पैसे यहाँ पर लगा करके पैसा देंगे, आपको चुकाएंगे। मैं जो एक सरल भाषा में बात कह रहा हूँ, इसलिए उसमें शांति के प्रयास में, वैसे एक लाइन कहूंगा अब जी, श्री कृष्ण के कहने के बाद भी महाभारत तो नहीं रुका था, दूध तो वो भी गए थे ना जी। इसलिए ये क्या कोई मोदी जी भी नहीं देंगे, ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रयास करना अपना काम है। यदि सद्बुद्धि होगी, बर्बादी की तरफ ही जाना है, तो विश्व युद्ध सब देख चुके हैं। और तब भी विश्व युद्ध में भारत
जामनगर में, कोल्हापुर में शरण दी 5-5 हजार लोगों को। इससे अंदाज लगाइए, आज का इतिहास नहीं है, 39 का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भारत तो कहेगा भाई हम सहायता करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे तो हम आपको जो मदद होगी करेंगे, बट आप सोच समय है, मिसाइल से शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम और आप ये कह सकते हैं सद्भावना के रूप में भी, क्योंकि हमारी आपकी अर्थव्यवस्था भी, हमारा भी खर्चा चलना बंद हो जाएगा। एयरटेल और महंगा बने, जो भी आपके बढ़ती रही तो जी। और ज्यादा आर्थिक कठिनाइयां आएंगी। इस हिमांशु दृष्टि जी, से यूक्रेन के पहुंच जाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं पोलैंड